नमस्कार। देखिए, हमारे पास है बीआरसीसी का एक सेट, जिसको कि हम लोग अभी पूरा डिटेल सोल्यूशन कराने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं। और ये सीरीज हमारा लगातार चलते रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीआरसीसी का एग्जाम का डेट भी देने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अभी देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा इसमें क्या क्या और कैसे कैसे होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका समय कीमती है, आपका 1 मिनट का समय भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है। देखिए, पोर्ट ब्लेयर की अगर हम बात करें, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है, तो वहां से अगर सबसे नजदीक देखें तो यांगून है। अब यांगून के बारे में हम लोग जानते हैं, तो देखिए, यांगून जो है, यांगून का पुराना नाम रैंगून है ना। यहाँ पर रंगून के बारे में अगर जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, तो 1857 क्रांति में भी इनका महत्वपूर्ण, इस जगह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। ये क्या क्या हुआ था 1857 की क्रांति में? पहला तो बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके यहीं पर भेज दिया गया था, है ना, जानते होंगे आप, निर्वासित कर करके यहाँ पर भेज दिया गया था। उसके बाद इसके अलावा इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस है आजाद हिंद फौज, है ना, आजाद हिंद फौज, इसका ये महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। इसके अलावा रंगून म्यांमार का महत्वपूर्ण शहर है ना, महत्वपूर्ण शहर है म्यांमार का। इसके अलावा अगर रंगून म्यांमार की राजधानी है, वो बात है म्यांमार की आ रही है, तो म्यांमार के बारे में और आप चीजें हमें बताते हैं। देखिए, म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्राध्यक्ष बने हैं, और नए राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे, है ना, भारत आए थे। कब आए थे? तो जून 2026 में आए थे, है ना। अच्छा, नए राष्ट्रपति जो वहां के बने हैं म्यांमार के, उनका नाम क्या है? तो मीन आंग ह्लाइंग। क्या नाम है? मीन आंग ह्लाइंग। मीन आंग ह्लाइंग वहां के राष्ट्रपति का नाम है, मीन आंग ह्लाइंग। ये कब आए थे? तो 3 जून को भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, तो ये हो गया यांगून से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि आपको याद रखने हैं हमेशा। ये परीक्षा के इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब हर ऑप्शन को हम लोग क्लियर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर बात करें, तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है सिंगापुर। तो सिंगापुर से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सिंगापुर की बात करें अगर, तो सिंगापुर जो है, सिंगापुर से महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर बात करें, तो सिंगापुर व्यापारिक मामलों में निर्यातक, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है ना। तो भारत का सबसे बड़ा निर्यातक सिंगापुर बन चुका है। उसके बाद सिंगापुर की बात करें, तो सिंगापुर से अगर युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच की बात करें, तो नोट कीजिएगा सिम्बैक्स, है ना, सिम्बैक्स युद्धाभ्यास होता है, जो कि 1994 से हो रहा है, और लगातार होने वाला सबसे पुराना युद्धाभ्यास, है ना, सबसे पुराना युद्धाभ्यास है सिम्बैक्स, है ना। एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर सिंगापुर से युद्धाभ्यास की बात करें, तो इसके अलावा बहुत सारा आता, तो वो बोल्ड कुरुक्षेत्र है। क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, है ना, बोल्ड कुरुक्षेत्र इसके अलावा यहाँ पर होता है युद्धाभ्यास। इसके अलावा बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है, इसका 14वां संस्करण अभी हुआ था, है ना। 14वां संस्करण जो बोल्ड कुरुक्षेत्र का हुआ था, वो हुआ था जोधपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था? इसका 14वां संस्करण जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोधपुर राजस्थान में। आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मोटा कर लेते पेन को। जोधपुर राजस्थान में हुआ था 14वां संस्करण इसका। ठीक है, आपको ये बातें इसमें याद रखनी है। इसके अलावा और कोई होता है क्या? हाँ, श्रीलंका सिंगापुर के साथ एक मिलन युद्धाभ्यास होता है। इसके अलावा अग्नि वॉरियर होता है ना, अग्नि वॉरियर, ये युद्धाभ्यास भी सिंगापुर के साथ होता है। तो ये थे सिंगापुर से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स, जो कि आपको इसमें याद रखना था। इसके अलावा सिंगापुर अगर रैंक की बात करें, रैंकिंग की, तो AI से रिलेटेड जितने भी रैंकिंग लगभग आ रहे हैं, सब में सिंगापुर टॉप पर है। ठीक है, इसके अलावा आप नोट कीजिएगा कि एक अभी रैंकिंग आया है ग्लोबल पीस इंडेक्स का, है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स।
ग्लोबल पीस इंडेक्स में सिंगापुर जो है वो छठा स्थान पे है पूरे विश्व में, और एशिया से अगर बात करें, है ना, तो एशिया में ये फर्स्ट स्थान पर है। किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो ये चीजें थी सिंगापुर से जो कि आपको नोट करनी थी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। और उसके बाद अगर अगले ऑप्शन है कलकत्ता, तो कलकत्ता से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए कलकत्ता, तो कलकत्ता से रिलेटेड जो मैं फैक्ट की आपको बात कर रहा हूं, तो कलकत्ता यहां पर लिखते हैं, है ना। कलकत्ता, कलकत्ता जो है भारत में ब्रिटिश समय, जब ब्रिटिश भारत में थे उस समय कलकत्ता भारत की राजधानी थी, है ना। तो ब्रिटिश के समय कलकत्ता क्या थी? राजधानी थी, है ना। अगर कलकत्ता के इतिहास की बात करें तो कलकत्ता का जो पहले कालीकाता था, है ना, 3 गांव था, वो अभी आपको बता। देखिए पहले 3 गांव था, 1690 की बात है ना। कब की बात है? 1690 की बात है। और इस समय एक आदमी थे जॉब चेनॉक। कौन थे नाम? जॉब चेनॉक। जॉब चेनॉक नाम का एक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, ये अंग्रेज नहीं थे, सॉरी, जॉब चेनॉक का नाम का एक व्यक्ति थे। इन्होंने कालीकाता, कौन सा? कालीकाता, गोविंदपुर, गोविंदपुर, और कौन सा मिलाया था? कालीकाता, गोविंदपुर, और एक जो गांव था उसका नाम था सुतनूती, है ना, सुतनूती, ये गांव का नाम था। ये 3 जगह को मिला करके एक जगह बनाया, कोलकाता। क्या बनाया? कोलकाता बनाया। तो ये था इतिहास, कलकत्ता की स्थापना कैसे हुई थी। उसके बाद कलकत्ता ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 1774 में कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है कलकत्ता में। इसके अलावा ये जो सर्वोच्च न्यायालय की 1774 में स्थापना होती है, इसके लिए क्या आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कब का आया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, ये चीजें आपको नोट रखनी है। इसके अलावा अगर कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता कहाँ की राजधानी है? तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है ना, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट करिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वो 2 फैक्ट कौन से हैं? वो 2 फैक्ट हैं, पहला फैक्ट है कि यहाँ के नए सीएम बने हैं, वेस्ट बंगाल के नए सीएम बने हैं, बीजेपी पार्टी से बने हैं। इनके पहले ममता बनर्जी थी। तो सीएम जो बने हैं वो बने हैं शुभेंदु अधिकारी बने हैं, है ना। ये यहाँ के नए सीएम बने हैं। और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड अगर दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान भारत योजना, इसमें शामिल होने वाला वेस्ट बंगाल 36वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 36वां राज्य बना। और ये कब शामिल हुई है? ये कब शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं जून में। कब हुए हैं? जून 2026 में शामिल हुए हैं आयुष्मान भारत में कलकत्ता। तो आपको कलकत्ता से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने बताया, सिंगापुर का भी बताया और यांगून का भी बताया। कुआलालंपुर से रिलेटेड उतना महत्वपूर्ण फैक्ट है नहीं। तो देखिए ये चीजें आपके क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीजें ऐसे ये करनी थी। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका 2 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। अगर आप ये सेट देते हैं और आपको इस सेट का डिस्कशन में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सामने आराम से वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं हर रोज शाम के लगभग 5 से 6 बजे के बीच उपलब्ध आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित दर्राओं को पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर, ये दर्रा से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, आपको पता ही होगा, है ना। खास करके बिहार रिलेटेड एग्जाम, जो भी आप अगर बिहार रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें दर्रा से तो हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो निम्नलिखित दर्राओं को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सजाइए। पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहले देखते हैं एक एक करके। तो देखिए अगर शिव किला की बात करें, है ना, शिव किला दर्रा हमारा कहां पर है? शिव किला हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद शिव किला के बाद अगर हम बात करें लिपू लेक, कौन सा दर्रा? लिपू लेक दर्रा कहां है? उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड में है। उसके बाद अगर हम बात करें नाथुला, है ना, नाथुला दर्रा कहां पर है? तो नाथुला दर्रा आपका हो गया सिक्किम। कहां पर हो गया?
सिक्किम हो गया। उसके बाद फिर आपका है बोमडिला, कौन सा दर्रा, बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये यहां पर आपका हो गया। तो देखिए हिमाचल प्रदेश सबसे पश्चिमी राज्य, उसके बाद फिर उत्तराखंड, इसमें से सबसे पश्चिमी राज्य है उत्तराखंड। उसके बाद है, आप अगर भारत के मैप के बारे में अगर जानते होंगे तो कुछ इस प्रकार से है, सॉरी थोड़ा छोटा बनाते तो अच्छा रहता, उतनी अच्छी कलाकारी तो हमारी है नहीं भाई साहब, लेकिन बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, फिर उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर सिक्किम, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, सॉरी हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश सबसे पश्चिम में रहा, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो पश्चिम से पूर्व, तो पहले हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सिपकिला, उसके बाद लिपुलेख, उसके बाद नाथुला, उसके बाद बोमडिला, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, ठीक है। अच्छा, अगर सिपकिला की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ती है, तो चीन से जोड़ा जाता है इस दर्रे के द्वारा। लिपुलेख उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है, उसके बाद सिक्किम उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है ना। उसके बाद फिर बोमडिला अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, चीन से जोड़ता है। बोले क्लियर है आपका, क्लियर है, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा मोटा पेन को कर लिए ताकि आपको स्पष्ट दिखेगा। तो ये दर्रे के बारे में मैंने आपको क्लियर करवाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो देखिए नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं ही पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कोई बोल दिए कोई भी एग्जाम हुआ उसमें नदी से प्रश्न नहीं आया, नदी से प्रश्न आता ही आता है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उस फैक्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां, गोदावरी की सहायक नदियां। तो देखिए अगर हम गोदावरी नदी की बात करें, है ना, गोदावरी नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर है ना, त्र्यंबकेश्वर करके एक जगह है, कहां पर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नाम का एक स्थान है, यहां से कौन सी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद ये गिरती कहां पर है, ये गिरती है जाकर के बंगाल की खाड़ी में, है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद उद्गम हो गया गोदावरी का। उसके बाद गोदावरी नदी के उपनाम की बात करें तो इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसके अलावा इसको गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, इसके अलावा कहा जाता है दक्षिणी गंगा, क्या कहा जाता है, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा। इसमें यहाँ पर एक बात और आप नोट कीजिएगा, इसमें एक बात और आप यहाँ पर क्या नोट कीजिएगा कि अगर आपको पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा है ना, दक्षिण, ये वाला दिख नहीं रहा होगा आपको, दक्षिण भारत की गंगा, अगर आपको पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं किसको, कावेरी को। किसको कहते हैं, कावेरी को। तो अगर आपको पूछे दक्षिणी गंगा तो गोदावरी, और अगर पूछे दक्षिण भारत की गंगा तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, कावेरी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर आगे आपका है, अगला फैक्ट है आपका कि इसकी सहायक नदियां। तो देखिए इसकी सहायक नदियां वर्धा है, ब्राह्मणी है और मंजीरा है। ब्राह्मणी नहीं, सॉरी इसका ब्राह्मणी नहीं है, इसका प्राणहिता है, वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा, वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा इसकी सहायक नदियां हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, वर्धा, मंजीरा और वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा, वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा। ब्राह्मणी इसकी सहायक नदियां नहीं है। अगर हम गोदावरी की अन्य सहायक नदियों की बात करें, अगर गोदावरी की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो पैनगंगा, वैनगंगा है ना, सहायक नदियां, सहायक नदी। तो इसमें क्या आ जाएगा, वर्धा तो है, ये है वैनगंगा, 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 उसके बाद फिर पैनगंगा, वैनगंगा और पैनगंगा, वैनगंगा, पैनगंगा। इसके अलावा प्राणहिता, इंद्रावती है ना, प्राणहिता और कौन सा,
इंद्रावती, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सब इनकी क्या है, सहायक नदियां है। ठीक है, सहायक नदियां इनकी है। ठीक है, मंजीरा सहायक नदियां इनकी। तो ये हो गया इनका महत्वपूर्ण फैक्ट। तो ये था आपका गोदावरी नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। आपको ये हमेशा पूछा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम फैक्ट की बात करें तो इसके अलावा फैक्ट आएगा हमारा कि ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ना, दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा और बात करें हम, अच्छा इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1468 किलोमीटर के आसपास है। पहली सबसे लंबी नदी तो गंगा है ना, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन क्षेत्रों में, अच्छा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, तो मिटा करके कर लेते हैं। आपको, हमको उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आपको अभी तक जो 3 क्वेश्चंस पढ़ाए, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छा बेहद पसंद आया होगा, है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी इस वीडियो को आप 2 दोस्त के साथ शेयर कीजिए, सिर्फ 2 दोस्त के साथ है, हमारा ये रिक्वेस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए पसीना बहा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मेरा मदद कर दीजिए, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद है अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में से किन स्थानों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है। 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक, ये सारे जगह को, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, कोरोमंडल तट है, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र है और मेघालय की पहाड़ियां हैं। इनको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, अगर हम भारत की मैप बनाए, अगर हम भारत का मैप में देखते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज को आप मैप से याद रखिए, आपको ना हमेशा के लिए याद रहेगा। और अगर बिना मैप का आप याद रख रहे हैं तो आपको कुछ ही समय के लिए याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। तो ये भारत का इस क्षेत्र को हमने बनाया, ठीक है, और फिर ये इधर आ गया। अब देखिए यहां पर आपका नेपाल है ना, और यहां पर क्या है, भूटान है। उसके बाद देखिए हमें देखना क्या है, पश्चिमी घाट। तो नीचे का क्षेत्र अगर बनाए रहते हैं, थोड़ा छोटा मैप बनाना था, खैर कोई नहीं, इसी में एडजस्ट कर लीजिए। तो पहला कह रहा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट किधर है, तो इधर, यहाँ नीचे जो आएगा, ये जो क्षेत्र भारत का है, यहाँ पर इस क्षेत्र को कहते हैं ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानसून अरब सागर से निकलती है और यहाँ पश्चिमी घाट से टकराती है मानसून की पवनें। तो यहाँ पर भारी वर्षा होती है ना, भारी वर्षा यहाँ पर होती है, यहाँ पर वर्षा बहुत होती है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा कोरोमंडल तट। तो देखिए यहाँ पर वर्षा तो भारी हो गई पश्चिमी घाट पे, अब पूर्वी घाट में कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट में जब लौटती हुई मानसून आती है, यानी कि जब ठंड का मौसम आता है, शीत ऋतु आती है, यानी कि आपका नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। इसमें तुलनात्मक रूप में वर्षा यानी कि आर्द्रता कम होती है हवा में, जिससे कि यहाँ पर वर्षा कम होती है। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन उत्तर पूर्व उप हिमालयी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र की बात कर रहा है, उप हिमालयी क्षेत्र उत्तर पूर्वी। तो यहाँ पर तो वर्षा होती ही होती है, बहुत वर्षा होती है, यहाँ पर भारी वर्षा होती है। उसके बाद मेघालय का पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर क्यों वर्षा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा महान हिमालय का क्षेत्र है। तो यहाँ से जो पवन उठती है अरब सागर से, हिंद महासागर से, जो वर्षा भारी मात्रा में आर्द्रता वाला पवन उठता है, वो पवन आकर के हिमालय से टकराती है और टकरा करके ये हवाएं ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद हवाएं ठंडा होती है, ठंडा होने के बाद यहाँ पर भारी वर्षा होती है। तो इन क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, तो 200 से अधिक वर्षा होती है। उसके बाद है हमारा मेघालय के पहाड़ी क्षेत्र। मेघालय के पहाड़ी क्षेत्र में अगर आता है, तो मेघालय का क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो मेघालय में आपका पहाड़ी क्षेत्र खास करके प्रसिद्ध है गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पर तो भारी वर्षा होती ही होती है। आप जानते हैं विश्व में सर्वाधिक वर्षा अगर कहीं गिरती है तो मेघालय का मासिन राम है, और यही पहाड़ी क्षेत्र में मासिन राम आता है। तो मेघालय में वर्षा भरपूर होती है, यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो आपका इसमें क्या क्या हो सकता है, कह रहा है कि निम्न क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। तो पश्चिमी घाट में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, कोरोमंडल तट में नहीं होती है। उसके बाद उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में होती है, मेघालय की पहाड़ी क्षेत्र में होती है। यानी कि 2 वाला आंसर नहीं होगा, तो 2 यहाँ पर है, ये तो नहीं होगा, और बाकी 1, 2 के अलावे 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, तो बी नंबर हमारा आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए आपको इसके बारे में मैंने डिटेल से समझाया है ना, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार, ये क्वेश्चन मैंने भी पहली बार देखा है भाई साहब, है ना। ICAR के मृदा वर्गीकरण वाला क्वेश्चन मैंने भी खुद पहली बार देखा कि ये एंटीसेप्टिसोल्स ऐसे करके मृदा का नाम भी आ रहा है। तो ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? एंटीसेप्टिसोल्स। एंटीसेप्टिसोल्स का मतलब होता है जलोढ़ मृदा। क्या होती है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा मतलब जिसमें वे मृदा जो कि नदियों के, ये जो नदी जो अपने साथ मिट्टी बहा करके लाते हैं, वो उस क्षेत्र में, ये मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा खास करके पाई जाती है। तो ये जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाएगी? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ये जलोढ़ मृदा पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। ये भारत में लगभग 39 से 40 है ना, तो 39 से 40% ये मृदा भारत में पाया जाता है, जलोढ़ मृदा। तो सर्वाधिक मृदा किसका है? एंटीसेप्टिसोल्स नाम का एक मृदा है जिसका कि सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स इसको कहते हैं लाल मृदा, है ना। लाल मृदा को क्या कहते हैं? एल्फीसोल्स कहते हैं। उसके बाद है एंटीसोल्स और वर्टिसोल्स। लाल मृदा को कहते हैं एल्फीसोल्स। इसकी मात्रा 13.5% के आसपास, यानी कि 13 से 14% है। 13 से 14% ये वाला मृदा है। उसके बाद है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स कहते हैं नई जलोढ़ कछारी मृदा, यानी कि नवीन जलोढ़ कछारी मृदा, नवीन जलोढ़ कछारी मृदा। तो इसका मात्रा जो है, नवीन जलोढ़ कछारी मृदा की मात्रा है, ये लगभग 28% है ना। ये क्या होता है कि हर साल नदियों के किनारे में पाया जाता है, जहां पर कि हर साल बाढ़ आती है, नई नई जलोढ़ मृदा बनी होती है, ये होती है। उसके बाद वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स कहते हैं काली मृदा को। किसको कहते हैं? काली मृदा को। और इसका प्रतिशत लगभग 8% के आसपास होता है, 8 से 9%, है ना। 8% से 9% ये मृदा पाया जाता है। सर्वाधिक मृदा इंसेप्टिसोल्स के रूप के नाम से जानी जाती है, जिसे हम लोग जलोढ़ मृदा भी कहते हैं ना, सॉरी, जलोढ़ मृदा भी हम लोग कहते हैं। अगर मैंने जो बता रहा है, मैंने आप फैक्ट्स को नोट्स करना, अगर आप चाहते हैं कि जो हम फैक्ट्स लिख रहे हैं यहाँ पर, जो फैक्ट्स यहाँ पर लिख रहे हैं उसको आप नोट्स करें, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये उद्देश्य है, इस वीडियो को बनाने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक रिवीजन कर पाए, है ना। तो रिवीजन के लिए मैं फास्ट ही चलूंगा, स्लो नहीं चलता। रिवीजन आपको करना है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप एक चरम सीमा पर तैयारी करके पहुंच चुके हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप शुरुआती बिगिनर हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो के बीच में पॉज कीजिए, और पॉज करके आप जो चीजें आप अगर नोट करना चाहते हैं इसको, तो आप नोट करके अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का मैं डिटेल सॉल्यूशन कराता जा रहा हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं ये वादा करता हूं कि ये जो मैंने सीरीज शुरू करी है ना, ये सीरीज आपको बिहार हिस्ट्री का जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक में से आपको ना यहां से यहां लेकर के जाएगी, है ना। ये निश्चित तौर पर ये मेरा आपसे वादा है ना। देखिए, अब क्या ही बचा है इसमें, एक एक क्वेश्चन का, एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम हो गया, क्या ही पूछा जाएगा। अगर आप मान लिया जाए इंसेप्टिसोल्स से, या फिर एल्फीसोल्स से, या फिर एंटीसोल्स या वर्टिसोल्स से कोई भी एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे, क्या आपसे छूटेगा? नहीं छूटेगा ना, क्योंकि इन सारी चीजों का लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, और सिर्फ आज ही नहीं, आगे हर रोज करते जाएंगे, तो फिर आपका चलता जाएगा, है ना। खैर, आइए, आपका समय भी कीमती है, हमारा समय भी कीमती है, इन सब बातों को बाद में हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है नुवेर और डिंका क्या है? नुवेर और डिंका क्या है? तो नुवेर और डिंका दक्षिणी सूडान के दो बड़े जाति समूह है ना, दो बड़े जाति समूह हैं। ठीक है, उसके बाद है हीरक वलय। इसमें तो ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। हीरक वलय और ईश्वर की आंख प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं? घटनाओं क्या है? हीरक वलय, ईश्वर की आंख प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं? अच्छा, एक इनमें से किसका हिस्सा है हीरक वलय और ईश्वर की आंख प्राकृतिक घटनाओं में से? देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, अभी देखिए, हरिक वलय या हीरक वलय आपको अभी नहीं बुझा रहा होगा, अभी बुझाएगा आपको, है ना। देखिए, हीरक वलय जो है, हीरक वलय, इसको इंग्लिश में कहता है डायमंड रिंग। डायमंड रिंग कहते हैं, है ना, डायमंड रिंग। ये कब होता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है और सूर्य के ऊपर चंद्रमा हावी हो जाता है, तो ये जो क्षेत्र होते हैं ना, इस क्षेत्र से सूर्य की थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है हिस्सा, इसी को कहते हैं हीरक वलय, है ना, हीरक वलय, या फिर कहते हैं ये जब सूर्य ग्रहण होता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण का बात आया है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चांद
और ये है पृथ्वी, मून। सूर्य ग्रहण लगाना है हमको, क्या लगाना है? सूर्य ग्रहण। ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून है, और इधर है हमारा सन, है ना? कौन है? सन है इधर हमारा। तो सन और अर्थ के बीच में अगर मून आएगा तो सन की जो रोशनी आ रही थी पृथ्वी पर, वो रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी, पृथ्वी पर छा जाएगा तो सूर्य हमें दिखेगा नहीं। तो जब सूर्य दिखेगा नहीं तो हमको सूर्य लगेगा कि सूर्य में ग्रहण लग गया। तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब अर्थ और सन के बीच में कौन आ जाता है? मून आ जाता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं, है ना, हम यहाँ पर हैं, तो क्या हमको अगर बीच में मून आ गया तो क्या सन दिखेगा? सन हाइड हो जाएगा। तो इसी हिडन, जब सन हिडन हो जाता है तो इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ठीक इसी तरह सोचिए कि ये हमारा, मान लीजिए कि ये है सन, और उसके बाद फिर लगाना क्या है? चंद्र ग्रहण लगाना है। इसका मतलब है कि चांद पर सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है ना, तभी ना चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा के पास तो अपनी रोशनी है नहीं, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे आती है तो हमें चंद्रमा दिखाई देती है। तो ये मून है हमारा और ये अर्थ है। अब देखिए, सन का रोशनी मून पे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में अर्थ आ जा रहा है। तो जब अर्थ मून पे छाया बन जाएगा तो मून हमें दिखाई नहीं देगा। जब मून दिखाई नहीं देगा तो उसको क्या कहेंगे? मून का ग्रहण लग गया, है ना, मूनर इक्लिप्स। इंग्लिश में शायद ऐसे ही कहते हैं। हमारा इंग्लिश बहुत कमजोर भैया, है ना, मानने ना जानते हो इंग्लिश। देखिए आगे जिंदगी चलाने भर इंग्लिश जानते हैं भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आगे है सूर्य ग्रहण। इसका आंसर क्या हो गया? सूर्य ग्रहण होगा। ईश्वर की आंख इसे कहते हैं, हरित वलय कहते हैं, या फिर डायमंड रिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का वर्णन करता है? देखिए स्थल मंडल आ गया। स्थल मंडल का वर्णन कौन करता है भैया? तो स्थल मंडल का जो वर्णन करेगा वो करेगा आपका भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। कौन करेगा? भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, है ना। देखिए अब पृथ्वी जो है हमारी, इस पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा का नाम है सियाल, उसके बाद है सीमा, उसके बाद है नीफे, है ना। सियाल, सीमा और नीफे, 3 क्षेत्र है यहाँ पर। तो 3 क्षेत्र की बात करें, अब आगे हम यहाँ से आगे बात करते हैं। तो ये सियाल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सिलिका, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम बैठा हुआ, इसीलिए इसका नाम सियाल पड़ा। दूसरे परत में सिलिका और मैग्नीज है, इसीलिए इसका नाम सीमा पड़ा। उसके बाद नीफे, निकेल और फेरस। यही निकेल और फेरस पृथ्वी के चुंबक के जैसा काम करने का कारण बनता है, ठीक है। ये ठोस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में है, और ये पुनः फिर ठोस अवस्था में है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो भूपर्पटी जो है, ये यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। यानी कि ये हो गया पूरा का पूरा ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, है ना। भूपर्पटी, ये इसको भूपर्पटी भी कहते हैं, भूपर्पटी, ठीक है। लिखा या नहीं ठीक से? खैर, स्थल मंडल किसको कहते हैं? भूपर्पटी और ऊपरी मंडल को। इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को मैंने बताया, ठीक है। अब इसके अलावा इसका एक एक और नाम है ना, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसको कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। और इसको अंदर वाले को कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है ना? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्लेस निक्षेप पाया जाता है? देखिए प्लेस निक्षेप क्या होता? तो प्लेस निक्षेप क्या होता है? मान लिया जाए कि ये नदी क्षेत्र है, ये उपमहाद्वीप है, और यहाँ सागर है, इधर सागर है, इधर सागर है आपका, ठीक है, इधर सागर है, और यहाँ पर आपका स्थल क्षेत्र है। तो ये होता है मग्न तट क्षेत्र। अब नदियां जो अपने साथ निक्षेप लाता है, उसमें कीमती धातु, कीमती खनिज इत्यादि इत्यादि होते हैं, नदी अपने साथ बहा करके लाती है, उसको समुद्र में महाद्वीपीय मग्न तट के पास इकट्ठा करती है ना। तो इस जो महाद्वीपीय मग्न तट के पास इकट्ठा करती है, उसी को कहते हैं प्लेस निक्षेप। नदियों द्वारा बहा करके लाए गए महत्वपूर्ण खनिज, धातु इत्यादि को कहते हैं प्लेस निक्षेप। और ये कहाँ पर इकट्ठा होती है? तो ये इकट्ठा होती है महाद्वीपीय मग्न तट के पास, है ना। कहां पर इकट्ठा होती है? महाद्वीपीय मग्न तट के पास ये इकट्ठा होती है ना। तो इसको कहते हैं, ये बातें यहां पर
हो गई। ठीक है, महाद्वीपीय ढाल जहां पर महासागर गहरा होता जाता है, यानी कि महाद्वीप नीचे जाने लगता है, उसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। उसका कहते हैं महाद्वीपीय उत्थान, जहां पर उसका उत्थान होता है, पहाड़ इत्यादि बनते हैं, उसको कहते हैं महाद्वीपीय उत्थान। ठीक है, चलिए अब ये इसका महाद्वीपीय मग्न तट इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ग्रोवन निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से संबंधित है? ग्रोवन किस स्थलाकृति से संबंधित है? ग्रोवन क्या होता है? देखिए, ग्रोवन भ्रंश से निर्माण होता है। भ्रंश आप लोग जानते होंगे क्या होता है। ये मान लिया जाए पृथ्वी या पृथ्वी का बीच का हिस्सा थोड़ा सा धंस गया, तो इसको कहते हैं भ्रंश। क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। और ये जो घाटी यहाँ पर बनी, इसको कहते हैं भ्रंश घाटी। क्या बनी? भ्रंश घाटी। और अगर इधर भी गड्ढा ही होता तो यहाँ पर ये क्षेत्र ऊंचा हो गया, तो ये पहाड़ी के जैसा बन गया, पहाड़ के जैसा बन गया, इसको कहते हैं भ्रंथोस्त पर्वत। क्या कहते हैं? भ्रंथोस्त पर्वत कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ। भ्रंथोस्त पर्वत समझ गए, ये चीजें समझ गए आप। उसके बाद है कि निम्नलिखित में ग्रोवन कहां पर? रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी को हिंदी में कहते हैं भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर के बारे में महत्वपूर्ण चीजें आपको बताते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए, ग्लेशियर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे लिए भी। देखिए, ग्लेशियर से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है? तो वो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो वो लैम्बोर्ट ग्लेशियर है। लैम्बोर्ट ग्लेशियर है ना। कौन सा ग्लेशियर है? लैम्बोर्ट ग्लेशियर है। लैम्बोर्ट ग्लेशियर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ये कहां पर है? ये है अंटार्कटिका में। कहां पर है? अंटार्कटिका में है। ठीक है, अंटार्कटिका में है। लैम्बोर्ट ग्लेशियर उनका नाम है। अच्छा, अगर भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन है ना। सियाचिन से एक बात और याद रखिएगा कि ये दुनिया का है ना, दुनिया का कैसे ही लिखा जा रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ये, है ना। युद्ध स्थल है। कारगिल युद्ध 1999 का जब बात आता है तो उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, ग्लेशियर में जो है, ग्लेशियर में कुल मीठे जल का है ना, कुल मीठे जल का लगभग 69 to 70% ग्लेशियर के रूप में है। और जब यही जल वैश्विक तापन होता है, क्या होता है? वैश्विक तापन होता है, तो यही जल पिघलता है और छोटे छोटे महाद्वीप को निगल जाता है। निगलने का मतलब ऐसे नहीं कि आकर के निकल जाएगा, नहीं। इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे महाद्वीप हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो वे महाद्वीप क्या हो गए? जल में विलीन हो गए। इसी को कहते हैं निगलना। ठीक है, तो ग्लेशियर, वैश्विक तापन से ग्लेशियर पिघलते हैं और छोटे छोटे जो महाद्वीप, द्वीप इत्यादि हैं, द्वीप, छोटे छोटे द्वीप समूह सब है, वो सब क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो ग्लेशियर यानी कि हिमनद जब बहती है तो इससे महत्वपूर्ण कई प्रकार की, कई आकार की घाटी, मतलब कि आकृति का निर्माण होता है ना। भू आकृतियों का निर्माण होता है। उसमें कौन कौन सा होता है? तो जब ग्लेशियर बहता है तो इसमें जो निर्माण होता है, यू घाटी होता है ना, यू घाटी होता है। उसके बाद किसका निर्माण होगा? यू घाटी का होता है सर्क हॉर्न अरेट। सर्क हॉर्न अरेट, सर्क हॉर्न अरेट है ना, इसका निर्माण होगा। सर्क हॉर्न और अरेट का निर्माण यहाँ पर होगा ग्लेशियर से, है ना। अच्छा, ये हिम की नदी है तो हिमोड़ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? हिमोड़ का निर्माण होगा। तो यू घाटी, सर्क, हॉर्न, अरेट, हिमोड़, ये सब का निर्माण किससे होता है? ग्लेशियर से होता है। ठीक है, भू आकृति से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा, है ना। ग्लेशियर से कौन सी आकृति बनती है, मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, तो रिफ्ट या भ्रंश का निर्माण कहां से होता है? रिफ्ट या भ्रंश ग्रेवन, है ना, ग्रोवेन, इससे रिफ्ट या घाटी से संबंधित स्थलाकृति है। ठीक है, उसके बाद है कि निम्नलिखित 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया था? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो लड़ाकू जाति घोषित करी थी, उसमें से सिर्फ बिहारी नहीं थे, बाकी सभी थे, इसमें से जो ऑप्शन में है। ठीक है, बिहारी के अलावे, यानी कि बिहारियों को नहीं रखा था, बाकी पंजाबी, गोरखा और पठान को लड़ाकू जाति में शामिल किया था। ठीक है, तो हो गया 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, ये वाला आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या आगे है कि किस राज्य में
सिंगफो विद्रोह हुआ था। सिंगफो विद्रोह हुआ था असम में आपका, कहां पर हुआ था? असम में हुआ था आपका सिंगफो विद्रोह हुआ था। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। अच्छा, असम से रिलेटेड दो चीजें और आप याद रखिए। असम से रिलेटेड, असम में है काजीरंगा, है ना, काजीरंगा जो पार्क है वो कहां पर है? असम में है। उसके अलावा असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है ना। इसके अलावा असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम है। असम के गवर्नर की बात करें तो असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य, है ना, लक्ष्मण आचार्य। पूरा नाम याद नहीं रहा उनका, क्या नाम है पूरा? लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण असम। आप कमेंट में बताइएगा इसका पूरा नाम, ठीक है? इनका पूरा नाम क्या है आप कमेंट में बताइएगा। लक्ष्मण आचार्य हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मण आचार्य ऐसे करके, ठीक है। असम के हैं वो, क्या गवर्नर है, ठीक है। इसके अलावा असम से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण बातें अगर आपको जाननी है तो आपको क्या जानना होगा? असम से रिलेटेड और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानना है तो देखिए, असम से रिलेटेड और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताते हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, है ना, अभी याद आया, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्या होता है ना, जब याद नहीं आने लगता अजीब लगने लगता, क्या है आगे आगे का कुछ सोच नहीं पाते हैं, बस वही क्या है लक्ष्मण ये दिमाग में आता रहता है ना। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उसका नाम है और हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के सीएम रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको नोट रखनी है इससे रिलेटेड, ठीक है। और असम की बात करें हम तो असम में एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। असम से रिलेटेड हिस्ट्री का आपका एक क्वेश्चन होगा कि असम में जो है ना 1901 में, है ना, असम में 1901 में, और यह स्थापना होती है आपकी प्रथम तेल शोधक कारखाना की। और प्रथम तेल शोधक कारखाना असम में स्थापित हुआ 1901 में, और कहां पर होता है? तो डिगबोई में होता है ना, डिगबोई में होता है, असम के डिगबोई में होता है, ठीक है। इतना फैक्ट था आपको असम से रिलेटेड जो कि आपको याद रखना था, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी, है ना। आत्मीय सभा की स्थापना किन्होंने करी थी? राजा राम मोहन राय। कब करी थी? 1815 में, ठीक है। और जगह पर 1814 भी लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। कह रहा है कि 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। अब राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय जो थे, इन्हें सबसे पहले राजा, इनकी उपाधि किसने दी थी? इनकी उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। तो सही पकड़े आप, अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा का क्या था वो, है ना, सती प्रथा का विरोध किया था। कब किया था? उन्मूलन किया था। कब किया था? 1829 में। इसके साथ में और कौन थे? सती प्रथा का जब नाम आएगा राजा राम मोहन राय का, सती प्रथा में एक अंग्रेज का नाम आता है, वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, ठीक है। अच्छा, राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि तो दी थी, ये अकबर द्वितीय ने दी थी, ये बात ठीक है। इसके अलावा आपको नोट करना है कि इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी, ठीक है। इसके अलावा आपको इनके बारे में नोट करना, इसका निधन हुआ था इंग्लैंड में। कहां पर निधन हुआ था? इंग्लैंड में। तो 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी, है ना। और अकबर द्वितीय का एक केस लेकर के इंग्लैंड गए थे ये, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है इनके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए सारे ऑप्शंस का अगर हम उतना ही डिटेल सॉल्यूशंस करेंगे तो हम लास्ट क्वेश्चन तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को स्किप करते हैं, थोड़ा सा कम उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि हम 70 क्वेश्चंस को कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अभी आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपसे एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप इस वीडियो को ना लाइक कीजिए और थोड़ा सा इसे शेयर करिए। आप शेयर कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना। आपको बाकी सब चीजें पता है कि क्यों हम ये कह रहे हैं, आपको पता है। खैर बढ़ते हैं आगे। तो आगे आपका जो है
आगे है हिंदुस्तान टाइम्स पत्र के संपादक कौन थे? तो ये के.एम. पन्नीकर थे। कौन थे ये? के.एम. पन्नीकर थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरफ वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे इस तरफ, अब बाकी अब उस तरफ हमको लिखना होगा, इस तरफ देखना होगा। भाई जल्दी नीचे आ जाते हैं। हाँ, कह रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे, और इसमें जब महात्मा गांधी जी गए थे राजपूताना जहाज से गए थे, आपको याद होगा, राजपूताना जहाज से गए थे। कहाँ रुके थे? तो किंग्स पैलेस। कहां पर रुके थे? राजपूताना जहाज से जाकर के कहां पर रुके थे? किंग्सले हॉल, किंग्सले हॉल, किंग्सले हॉल में रुके थे। यहां पर एक नाम और आपको याद रखना है, बतख मियां। क्या नाम याद रखना है? बतख मियां। महात्मा गांधी की बात आई, बतख मियां ने महात्मा गांधी की एक बार जान बचाई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको याद रखना है इसके बारे में कि इंग्लैंड में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, वहां पर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी की बात पूरी नहीं हुई, तो इन्होंने आकर के पूना पैक्ट किया था। क्या किया था? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किया था। और ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 31 के बाद आकर के 1932 में भरवादा जल महाराष्ट्र के पूना में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको इसके बारे में क्या याद रखना है? और तो ये हो गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अगला है कि अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खेलने की, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जहांगीर ने दी थी। देखिए जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627 तक, है ना, ये जहांगीर का शासनकाल है। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि 1611 और 1613 ये 2 वर्ष आपको याद रखना है। ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कैसे कंफ्यूजन होता है कि 1611 में आपको याद आएगा, 1611 में भी कारखाना की स्थापना हुई थी, है ना, कारखाना की स्थापना हुई थी। और 1613 में भी कारखाना की स्थापना हुई थी, कारखाना की स्थापना हुई थी। अगर आपको पूछे कारखाना की स्थापना 1611, लेकिन अस्थाई तौर पर यानी कि परमानेंट अगर कारखाना की पहली अस्थाई कोठी की बात करें, ये जो 1613 में हुआ था, ये अस्थाई कोठी का स्थापना हुआ था, है ना, अस्थाई कोठी का स्थापना हुआ था 1613 में। ठीक है, उसके बाद देखो, देखिए आगे है कि शाहजहां आप जानते हैं कि जहांगीर के पुत्र शाहजहां थे। बाबर अकबर के हुमायूं के पिता थे और अकबर के दादा थे। और अकबर हुमायूं के पुत्र थे और अकबर के पुत्र जहांगीर हुए, है ना। अकबर सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रसिद्ध राजा थे। अकबर किस वंश के? ये मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा हुए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1603 में हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1603। अरे भाई साहब, 1603 में ना होकर के कब हुई थी? 1602 में हुई थी। डेनिश इंडिया 1616, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया, ये ठीक है, ये ठीक है। यानी कि ये वाला क्या है? गलत है। कौन सा विकल्प असत्य है? तो ए विकल्प क्या है? असत्य है। याद रखिएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया 1600 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो अगर गवर्नर की बात करें, बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो गवर्नर की सिर्फ अगर बात करें तो बंगाल का प्रथम जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव जी। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे। किधर के? वारेन हेस्टिंग्स को देखे थे। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स जो थे प्रथम गवर्नर के साथ में जोड़ दीजिए जनरल। क्या जोड़ दीजिए? जनरल। ये भी बंगाल के थे। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल अगर बोले तो फिर वो वारेन हेस्टिंग्स। अगर गवर्नर बोले तो रॉबर्ट क्लाइव। अब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, है ना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये 3 चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1867 से 68 में हुई थी। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1983 से 84 में हुई थी।
उसके बाद इसमें हरित क्रांति में, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो स्वामीनाथन, आप जानते हैं स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, आप इसके अलावे आप जानते हैं हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है। उसके अलावे आप जानते हैं कि पीत क्रांति या पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है ना। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला है दूसरा कारखाना अधिनियम कब लागू किया, किसने लागू किया था? अच्छा, लॉर्ड लैंसडाउन, है ना, इन्होंने किया था दूसरा कारखाना नियम लागू। दूसरा कारखाना अधिनियम लागू किसने किया था? लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था। कब की? सॉरी, वो बीच में थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गया था। ठीक है, देखिए आगे का प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि विल्हन जो है किसका राजदरबारी कवि थे? ये विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति की शक्ति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति जो है ये आर्टिकल भाग 5 में आता है और इसका जो आर्टिकल है वो है 52 से लेकर के 62 तक, 10 आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए आता है। आर्टिकल 52 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 54 में कहते हैं, आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो है, राष्ट्रपति पद में जो निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेगा वो कौन कौन लेगा? तो इसमें लेगा लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य और प्लस में लेगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, सभी सदस्य भाग नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, अब है कि आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का पद अवधि, राष्ट्रपति का पदावधि आर्टिकल 56 कहता है कि इसका समय कार्यकाल कितना होगा? तो इसका कार्यकाल होता है 5 ईयर्स तक होता है। उसके बाद अगर कोई महाभियोग लगा दे, है ना, महाभियोग, आर्टिकल नंबर 58 कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, आर्टिकल नंबर 58 कहता है योग्यता, क्या कहता है? योग्यता कहता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 60 कहता है, आर्टिकल नंबर 60 कहता है इसको शपथ कौन दिलाएंगे, है ना, शपथ कौन दिलाएंगे? तो इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको शपथ दिलाते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर कहता है 61 महाभियोग, है ना, महाभियोग। ठीक है, यही 5 ईयर्स या महाभियोग जो बता रहे थे, आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? महाभियोग है। इसके अलावा आप याद रखिएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल 72, आर्टिकल नंबर 72 कहता है कि राष्ट्रपति के पास जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है ना, क्षमादान की शक्ति। वीडियो लंबा है, क्षमादान को डिटेल में आपको बताते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 123 जो यही आर्टिकल यहाँ पर है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। उसका आर्टिकल नंबर सॉरी आर्टिकल 123 जो अध्यादेश है, क्या है ये? अध्यादेश है। और ये जो है ये आर्टिकल 143 है। ठीक है, 143। ठीक है, अब आपको वॉइस क्लियर जा रही है, पता है बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, इसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं आपसे। इसके अलावा आर्टिकल का 3 और फेमस है राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल, आर्टिकल 352 और 356 और 360। ये 352 क्या कहता है? 352 कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। क्या लगा सकता है? राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। 56 कहता है राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। उसका 360 कहता है वित्तीय आपात। क्या कहता है? वित्तीय आपात कहता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कह रहा है कि आपातकाल में सर्वोच्च राष्ट्रपति के सही राष्ट्रपति स्वीकार करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, कह रहा है आगे, बिल्कुल करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी होता, डी तो है कि राष्ट्रपति स्वीकार अथवा अस्वीकार, हाँ स्वीकार कर सकता है, राष्ट्रपति को स्वीकार ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी
नहीं। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रों में राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाने की शक्ति होती है, ये चीजें होती है, ठीक है। कह रहा है भक्ति आंदोलन में कौन सा संत नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा कि द क्रिसेट मून। द क्रिसेट मून किसने लिखा है? तो द क्रिसेट मून जो है ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अस्थियों का निर्माण किन उत्तकों से होता है? तो अस्थियों का निर्माण जो होता है संयोजी उत्तक से होता है। रक्त भी संयोजी उत्तक है, याद था आपको। लिखते कौन सा दुर्बल अम्ल? एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, जो पानी में घुलाने पर H+ आयन प्रदान करता है। निम्नलिखित जीवों में विचार कीजिए। तो कह रहा है जैव उर्वरक के रूप में नास्टक और एजोटोबैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से उर्वरक के रूप में, तो ये दोनों हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना, 2 और 4। उसके बाद है कि क्षार सार्वत्रिक सूचकांक के रंगों को, क्षार जो है वो लाल को किस में बदल देता है? लाल को बदल देता है नीला में, और जो अम्ल होते हैं वो नीला को किस में बदल देता है? लाल में बदल देता है। निम्न में से किसको जूल में मापा जाता है? तो देखिए जूल में जो मापने की बात कर रहा है, तो जूल में मापा जाता है, जूल में मापा जाएगा आपको, जूल में ऊर्जा को मापा जाएगा, बल को न्यूटन में मापा जाता है, शक्ति को किसमें मापा जाता है? वाट में मापा जाता है ना। उसके बाद आगे आपका कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का जो एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए दाब का जो सूत्र होता है, दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, ठीक है। किसी वस्तु पर क्या क्या कार्य निर्भर करता है? देखिए कार्य W बराबर होता है F(S) cos थीटा। तो F क्या है? बल। तो देखिए क्या कर रहा है? विस्थापन पर S विस्थापन यहाँ पर है, बल और विस्थापन के कोण, तो थीटा यहाँ पर है। तो उसका प्रयुक्त बल पर F यहाँ पर है। वस्तु के द्रव्यमान M कहीं पर यहाँ पर नहीं है, तो द्रव्यमान इसमें नहीं होगा, बाकी 1, 2 और 3 पर निर्भर करेगा। तो इसका आंसर 1, 2, 3 डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची सीढ़ियों पर तेज चढ़ जाती है। तो सबसे पहले इसका स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, mgh के लिए 40 kg इसका नास है। उसके बाद फिर g ऊंचाई 5 मीटर है, h हाइट 5 मीटर हो गया, mg, अच्छा जी लेना है 10, क्या लेना है 10। आप जानते हैं g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए 10 ले लेंगे, आप बटे में ले लेंगे समय t, तो t हो जाएगा आपका 4 से ये 10 बार में